नमस्कार दोस्तों, मैं मातंगी विष्णु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कुछ कहना चाहूंगी। मेरे 99% दर्शक जो मेरे चैनल को देखते हैं वो मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा रेखा जी की। उन्होंने 50 साल से ज्यादा सालों में अपने दमदार अभिनय, स्टाइल और चार्मिंग पर्सनालिटी से इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई। उमराव जान, खून भरी मांग, सिलसिला, खूबसूरत और कई अन्य फिल्मों में उनकी अदाएं लाखों लोगों के दिलों को छू गई। हालांकि ये मुकाम हासिल करना उनके लिए आसान नहीं था। कभी रेखा को बड़े वजन को लेकर ताने मिले, कभी शशि कपूर ने काली और मोटी कहा, लेकिन आज इन्हीं रेखा की खूबसूरती पर एक एकेडमिक कोर्स करवाया जाता है। आज हम जानेंगे कि रेखा ने संघर्ष करके कैसे अपनी किस्मत पलट दी। रेखा का असली नाम भानु रेखा गणेशन है। उनके पिता साउथ एक्टर जेमिनी गणेशन और माँ एक्ट्रेस पुष्पा वल्ली थी। रेखा का जन्म तब हुआ जब उनके माता पिता शादीशुदा नहीं थे। जेमिनी गणेशन पहले से शादीशुदा थे और उनके कई बच्चे थे। पुष्पावल्ली की भी पिछली शादी से 2 बच्चे थे। तलाक की मान्यता न होने के चलते दोनों कभी शादी नहीं कर सके। यही वजह रही कि जेमिनी गणेशन ने रेखा को नहीं अपनाया और न ही उन्हें अपना नाम दिया। रेखा की छोटी बहन के जन्म के बाद जेमिनी गणेशन ने तीसरी शादी कर ली और परिवार से संबंध लगभग खत्म कर दिए। ऐसे में माँ ने छोटे मोटे रोल करके बच्चों की परवरिश की। पारिवारिक संघर्ष के बाद रेखा को शुरुआती पढ़ाई में भी कई तकलीफों का सामना करना पड़ा। बड़े वजन के चलते उनका खूब मजाक उड़ाया जाता था। यही वजह रही कि डांस और खेल में रुचि होने के बावजूद वो झिझकती रही। फिल्मों की बात करें तो रेखा ने मात्र 3 साल की उम्र से एक्टिंग शुरू कर दी थी। वह कभी भी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, लेकिन परिवार के हालात इतने खराब थे और माँ की हिदायत पर उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। जब वह केवल 4 साल की थी तो चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर पहली बार तेलुगु फिल्म इंटी गुत्तू में नजर आई। इसके बाद 1968 में आई तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम में भी एक्टिंग की। रेखा की बॉलीवुड फिल्मों में एंट्री की बात करें तो प्रोड्यूसर कुलजीत पाल अपने फिल्म की हीरोइन की तलाश में थे। किसी ने उन्हें बताया कि साउथ में एक रेखा नाम की एक्ट्रेस है जो थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेती है। इसके बाद कुलजीत पाल ने रेखा से मुलाकात की और पूछा कि क्या वह फिल्म में काम करना चाहती है और हिंदी बोल सकती है। इन दोनों सवालों के जवाब में रेखा ने ना कहा था। हालांकि इसके बावजूद कुलजीत पाल ने कहा कि कल ऑडिशन के लिए आ जाओ। रेखा ने स्क्रीन टेस्ट में हिंदी के कुछ वाक्य अच्छी तरह से याद करके सुना दिए, जिससे पाल इम्प्रेस हो गए और उनके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें 4 फिल्में करनी थी। इसी तरह रेखा को उनकी पहली फिल्म अनजाना सफर के लिए सिलेक्ट किया गया।
रेखा मात्र 13-14 साल की उम्र में मुंबई माया नगरी पहुंची और अपनी पहली फिल्म की शूटिंग शुरू की। हालांकि बॉलीवुड में उनका यह सफर इतना आसान नहीं था। उनके रंग, वजन और टूटी फूटी हिंदी पर कई बार ताने मारे गए। कई लोग तो उन्हें मद्रासन कहकर चिढ़ाते थे। रेखा की पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफर थी, लेकिन सेंसरशिप की समस्याओं के कारण इसे दो शिकार के नाम से 10 साल बाद रिलीज किया गया। इसलिए उनकी पहली रिलीज हिंदी फिल्म सावन भादो रही थी। रेखा पर बायोग्राफी लिखने वाले यासिर उस्मान अपनी किताब में लिखते हैं, फिल्म सावन भादो के प्रीमियर के दौरान शशि कपूर ने कहा था, इतनी काली और मोटी, अजीब दिखने वाली यह कैसे एक्ट्रेस सफल होगी। हालांकि यह फिल्म हिट साबित हुई और इससे रेखा को रातों रात पहचान मिल गई। इसके बाद रेखा ने रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की और प्राण जाए पर वचन न जाए जैसे फिल्मों में काम किया। ये फिल्में हिट रही, लेकिन उनकी एक्टिंग को ज्यादा सराहना नहीं मिली। फिर 1976 में दो अनजाने और 1978 में घर और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में क्रिटिक्स ने भी उनकी एक्टिंग की तारीफ की। इसके बाद फिल्म खूबसूरत, जो 1980 में रिलीज हुई थी, उनके लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उन्होंने सिलसिला, उमराव जान और इजाजत जैसी फिल्मों में भी शानदार एक्टिंग की। उमराव जान के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। 1990 के दशक में उनके रोल कम होते गए, लेकिन खून भरी मांग और खिलाड़ियों का खिलाड़ी में उनकी अदाकारी की तारीफ हुई। 2000 के दशक के बाद वे मां और सपोर्टिंग रोल में नजर आई, जैसे कोई मिल गया और क्रिश। वहीं रेखा की आखिरी 3 फिल्मों में सदिया, क्रिश 3, किरदार और सुपर नानी शामिल है। रेखा की गिनती उन एक्ट्रेस में होती है जिनका फिल्मी करियर जितना चर्चित था, उतना ही उनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चा में रही। 1971 में रेखा को फिल्म एक बेचारा में जितेंद्र के साथ साइन किया गया। जितेंद्र उस वक्त कुंवारे थे और अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे। दोनों के अफेयर की खबरें सामने आई। शिमला में शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और मुंबई लौटने के बाद यह रिश्ता और गहरा गया। फिल्म एक बेचारा की कामयाबी के बाद दोनों ने फिल्म अनोखी अदा भी शाइन की, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब रेखा को पता चला कि जितेंद्र की पहले से एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम शोभा है। रेखा के लिए यह एक झटका था। दिल टूटने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जितेंद्र के लिए यह रिश्ता सिर्फ टाइम पास था। फिल्मों की शूटिंग के दौरान उनके झगड़े इतने बढ़ गए कि सेट पर सबके सामने बातें होने लगी। एक दिन जितेंद्र की कोई टिप्पणी सुनकर रेखा फूट फूट कर रो पड़ी और उनके बीच बातचीत बंद हो गई। फिल्म किसी तरह पूरी हुई और ये रिश्ता खत्म हो गया। जितेंद्र के बाद रेखा की जिंदगी में विनोद मेहरा आए। दोनों अक्सर एक साथ हाथों में हाथ डाले लंबी ड्राइव्स पर और देर रात ताज होटल में डिनर करते हुए देखे जाते थे। रेखा प्यार से उन्हें विन विन बुलाती थी। रेखा के लिए विनोद मेहरा वह इंसान थे जिन्होंने उन्हें बिना शर्त चाहा। उन्होंने रेखा के विवादों और मीडिया की नकारात्मक छवि के बावजूद उनका साथ दिया, लेकिन
विनोद की मां कमला दोनों के रिश्तों के खिलाफ थी। उनके लिए रेखा खराब पास्ट और सेक्स मैनिएक की छवि वाली एक बदनाम अभिनेत्री थी जो बहू बनने लायक नहीं थी। ये बात खुद रेखा ने द अनटोल्ड स्टोरी में कही थी। बुक में राइटर यासीन उस्मान ने लिखा, रेखा ने विनोद की मां का दिल जीतने की कोशिश की। वह विनोद के घर जाकर उनकी मां के लिए फिश करी बनाती, बहन के साथ वक्त बिताती, लेकिन कमला ने उन्हें नहीं अपनाया। कुछ महीनों बाद विनोद ने मां की मर्जी के खिलाफ गुपचुप तरीके से रेखा से शादी कर ली। शादी कलकत्ता के एक मंदिर में हुई, पर जब वे मुंबई लौटे और रेखा ने सास के पैर छूने की कोशिश की, तो कमला ने उन्हें धक्का देकर घर में घुसने से रोक दिया। रेखा अपमानित होकर रोती हुई वहां से चली गई। सालों तक यही कहानी सुर्खियों में रही, लेकिन फिर 2004 में रेखा ने इंटरव्यू में ये कहते हुए हर किसी को हैरान कर दिया कि उन्होंने कभी विनोद मेहरा से शादी नहीं की, वे सिर्फ अच्छे दोस्त थे। विनोद मेहरा के बाद रेखा की मुलाकात एक्टर किरण कुमार से हुई, जो उस वक्त उनकी दोस्त योगिता बाली के बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। योगिता अक्सर रेखा से सलाह लिया करती थी, लेकिन वक्त के साथ खबरें आने लगी कि किरण कुमार और रेखा के बीच नजदीकियां बढ़ रही है। रेखा और किरण की जोड़ी अक्सर पार्टियों में साथ दिखाई देती थी। रेखा उन्हें प्यार से किन किन बुलाती थी, लेकिन यह रिश्ता उनके करियर को नुकसान पहुंचाने लगा। रेखा का शूटिंग पर देर से पहुंचना या बीच में गायब हो जाना आम हो गया था। एक बार फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग के दौरान वे अचानक मुंबई लौट आई क्योंकि उन्हें किन किन की याद आ रही थी। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनके गैर पेशेवर रवैये से परेशान रहने लगे। वही किरण के पिता और दिग्गज अभिनेता जीवन इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि रेखा जैसी विवादित बैकग्राउंड वाली महिला उनके घर की बहू नहीं बन सकती। किरण ने भी अपने पिता के आगे झुकने का फैसला किया और रेखा से दूरी बना ली। रेखा ने अपनी शुरुआती कुछ फिल्मों की सफलता के बाद 1972 में मुंबई में अपना फ्लैट खरीदा। इससे पहले तक वो सिर्फ शूटिंग के लिए मुंबई आती और होटल में ठहरती थी, लेकिन 1972 में वो होटल अजंता को छोड़कर जुहू के बीच अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई। इसी अपार्टमेंट में उस समय जया भादुड़ी भी रहती थी। अपार्टमेंट्स में रहते हुए रेखा और जया अक्सर मिलते थे। रेखा जया को प्यार से दीदी भाई कहती थी और अक्सर उनके फ्लैट पर आ जाती थी। वही रेखा की जया के बॉयफ्रेंड अमिताभ बच्चन से भी पहली मुलाकात वहीं पर हुई थी। 1973 में जया और अमिताभ की फिल्म जंजीर रिलीज हुई, जिससे अमिताभ को एंग्री यंग मैन के रूप में स्थापित किया। इसके बाद जया और अमिताभ ने शादी करने का फैसला किया। 3 जून 1973 को उनकी शादी हुई, लेकिन रेखा को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया। रेखा इसे लेकर नाराजगी जताई और कहा कि जया ने कभी भी उन्हें वास्तविक बहन की तरह नहीं माना। अमिताभ और रेखा ने पहली बार फिल्म दो अनजाने में स्क्रीन शेयर की थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ की पंक्चुअलिटी और प्रोफेशनलिज्म से रेखा इतनी प्रभावित हुई। रेखा ने पहली बार गंभीरता से अपने रोल को समझना शुरू किया और समय पर सेट पर आने लगी। साथ ही भाषा, एक्टिंग और अपनी फिजिक पर
खास तवज्जो देने लगी। इसी समय उन्होंने खूब वजन घटाया था। उन्होंने लंदन में मेकअप कोर्स किया और मीना कुमारी के मेकअप आर्टिस्ट राम दादा को हायर किया। फिल्म दो अनजाने का एक हिस्सा कोलकाता में शूट हुआ, जहां रेखा और अमिताभ अक्सर फ्लोरिश टी रूम पर जाते, पार्क स्ट्रीट पर घूमते और खाने पीने के लिए बाहर जाते। इस दौरान रेखा और अमिताभ के कथित रिश्तों की खबरें मीडिया में आने लगी। इस समय दोनों ने अलाप, खून पसीना जैसी फिल्में की। रेखा और अमिताभ की रियल लाइफ रोमांस की अफवाहों ने उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को और भी दिलचस्प बना दिया। ठीक इसी समय रेखा की फिल्म घर रिलीज हुई, जिसमें उनके को स्टार उनके कथित एक्स बॉयफ्रेंड विनोद मेहरा थे। रेखा ने अपनी बायोग्राफी में बताया कि उन्होंने विनोद के साथ रोमांटिक सीन इतने प्रभावशाली ढंग से इसलिए किया क्योंकि उस समय वे अपने दिमाग में अमिताभ की कल्पना करती थी। इसी समय फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में रेखा ने जोहराबाई नामक एक वेश्या का किरदार निभाया था। हालांकि वे फिल्म में लीड रोल में नहीं थी, फिर भी अमिताभ बच्चन के साथ उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को सिनेमा घर तक खींच लाई। रेखा ने बताया था कि फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के ट्रायल शो के दौरान उन्होंने जया बच्चन को उनके और अमिताभ के लव सीन देखकर रोते हुए देखा था। मीडिया में अफवाहें फैल गई कि जया ने अमिताभ पर रेखा के साथ काम न करने का दबाव डाला। रेखा ने फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में खुलकर इस बात का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अमिताभ ने उन्हें 2 अंगूठियां दी थी, जिन्हें वे हमेशा पहनती थी। जब अमिताभ ने उनके साथ काम करना बंद कर दिया, तो रेखा ने उन अंगूठियों को लौटाकर उनके साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया। 1982-83 में फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी बेंगलोर में इमरजेंसी सर्जरी हुई, फिर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक जाहिर कारण के चलते जया नहीं चाहती थी कि रेखा अस्पताल आए, जबकि उस समय इंदिरा गांधी भी उनसे मिलने पहुंची थी। इसी समय रिपोर्ट्स रही कि रेखा ने फिल्म मेकर प्रकाश मेहरा से विनती की थी कि वो जया को उनके अस्पताल आने के लिए मनाए, लेकिन नतीजे निराशाजनक रहे। मूवी नाम की मैगजीन के अनुसार अमिताभ को एक नजर देखने भर के लिए रेखा एक रोज तड़के सुबह अस्पताल पहुंच गई। न चेहरे पर कोई मेकअप था, न कोई साज सज्जा। वो अस्पताल आ ही गई तो जया को भी मानना पड़ा, लेकिन रेखा ने इस समय मर्यादा बनाए रखी और कमरे में न जाते हुए सिर्फ चंद सेकंड कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े रहकर मौन प्रार्थना की और लौट गई। खबरें ये भी रही कि रेखा इस समय बेहद धार्मिक हो गई। उन्होंने महाकालेश्वर में जप करवाया और नंगे पांव तिरुपति मंदिर के दर्शन किए। अमिताभ लंबे इलाज के बाद रिकवर करने लगे, लेकिन इस बीच उन्होंने पत्नी जया को अपने ज्यादा नजदीक पाया। रेखा ने फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में अमिताभ के साथ रिश्ते को लेकर कहा था, उन्होंने ऐसा अपनी इमेज, परिवार और बच्चों की सुरक्षा के लिए किया। जनता को क्यों पता होना चाहिए कि मैं उन्हें प्यार करती हूँ या वह मुझे प्यार करते हैं। मैं उन्हें प्यार करती हूँ और वह मुझे, बस इतना ही। इस तरह रेखा की जिंदगी से अमिताभ भी दूर हो गए।
फिर रेखा की जिंदगी में मुकेश अग्रवाल एक फैन के रूप में नई उम्मीद बनकर आए, जिनसे 1990 में रेखा ने शादी की। मुकेश रेखा की सुंदरता और आवाज के दीवाने हो गए। वहीं रेखा को उनकी सादगी और ईमानदारी ने आकर्षित किया। कुछ ही हफ्तों में 4 मार्च 1990 को दोनों ने अचानक मुंबई के एक मंदिर में शादी कर ली। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। दोनों हनीमून के लिए लंदन गए, लेकिन कुछ ही दिनों में रेखा को एहसास हुआ कि मुकेश बहुत अलग इंसान है। वे डिप्रेशन से जूझ रहे थे और कई दवाइयां लेते थे। इसके बावजूद रेखा ने शादी को सफल बनाने की कोशिश की। बिजनेस घाटे में जाने से मुकेश और ज्यादा परेशान रहने लगे, जिससे दोनों में खूब झगड़े होते। रेखा ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी और मुंबई लौट आई। मुकेश रेखा से मिलने की कोशिश करते रहे, पर रेखा ने उनसे बात करना बंद कर दिया। उनके लिए यह रिश्ता अब खत्म हो चुका था। 10 सितंबर 1990 को जब मुकेश ने रेखा को फोन किया, तो दोनों ने बात की और आपसी सहमति से तलाक लेने का निर्णय किया। शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। 16 सितंबर को रेखा एक स्टेज शो के लिए अमेरिका चली गई और मुकेश ने 2 अक्टूबर 1990 को अपने फार्म हाउस में जाकर फांसी लगा ली। रेखा न्यूयॉर्क में थी, तभी उन्हें मुकेश की मौत की खबर मिली। वह उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई। मुकेश की सुसाइड की खबर मीडिया में सनसनीखेज तरीके से छपी। जाहिर तौर पर लोगों ने रेखा को दोषी ठहराया। उनके पोस्टर काले किए गए, कुछ जगहों पर गोबर तक फेंका गया। रेखा पर लिखी बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के अनुसार मुकेश की मां ने कहा था, वो डायन मेरे बेटे को खा गई, भगवान इसे कभी माफ नहीं करेंगे। इसी समय फिल्म मेकर सुभाष घई ने कहा था, रेखा ने इस फिल्म इंडस्ट्री के चेहरे पर ऐसा दाग लगा दिया कि इसे आसानी से साफ करना मुश्किल होगा। अब कोई सम्मानित परिवार कभी भी किसी एक्ट्रेस को बहू बनाने से पहले सोचेगा। वहीं एक्टर अनुपम खेर ने कहा था, वे अब नेशनल लेवल की वैम्प बन गई है, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों तौर पर। उनके लिए मुश्किल समय है। मुझे नहीं पता कि अगर मैं उनसे आमने सामने मिला तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। निजी जिंदगी की उथल पुथल का असर रेखा के करियर पर भी पड़ा। उनका मेरा पति सिर्फ मेरा है और अमीरी गरीबी जैसी फिल्में फ्लॉप रही। हालांकि साल 1991 में उन्होंने फूल बने अंगारे में दमदार कमबैक किया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। इसके साथ ही उन्हें फीमेल ओरिएंटेड फिल्मों में लिया जाने लगा। हालांकि बदलते दौर के साथ रेखा फिल्म लज्जा और कोई मिल गया जैसे फिल्मों में साइड रोल में भी दिखी। रेखा को दिए गए अवार्ड्स और सम्मान इस प्रकार हैं। नेशनल अवार्ड 1982 में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए उमराव जान के लिए मिला था। फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें 1981 में बेस्ट एक्ट्रेस खूबसूरत के लिए, 1989 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड खून भरी मांग के लिए और 1997 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस खिलाड़ियों की खिलाड़ी के लिए मिला था। 2003 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। साथ ही 2006 में दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, 2009 में राज कपूर अवार्ड और 2010 में पद्मश्री अवार्ड उन्हें दिया गया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।